So now let's start our discussion about the fourth generation cephalosporins. ठीक है, तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि फोर्थ जनरेशन वाले सिफालोस्पोरिन्स जो है उनकी खास बात क्या है, दे आर highly active against gram negative bacteria and they are active against pseudomonas also, जो कि important gram negative bacteria है and which is famous for resistance, right? तो ये जो हमारे फोर्थ जनरेशन वाले सिफालोस्पोरिन्स है उनमें और थर्ड जनरेशन वालों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है। फोर्थ जनरेशन वालों में एग्जैक्टली वही सारे फीचर्स है जो कि थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स में होते हैं, जो कि क्या क्या है? थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स के फीचर्स: हाई एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लो एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड हाई रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टोमेसेस। ठीक है, ये सारे के सारे फीचर्स फोर्थ जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स में भी प्रेजेंट है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि देन व्हाट मेक्स द फोर्थ जनरेशन डिफरेंट फ्रॉम द थर्ड जनरेशन? ओके, तो डिफरेंस वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द फोर्थ जनरेशन cephalosporins they are resistant to inducible beta lactamases also. They are resistant to inducible beta lactamase. Now, what is the meaning of this inducible beta lactamase? इंड्यूसिबल बीटा लैक्टमेसेस मतलब ऐसे बीटा लैक्टमेसेस जो कि बैक्टीरिया नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, बट बैक्टीरिया विल इन प्रेजेंस ऑफ सम एंटीबायोटिक द बैक्टीरिया विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग बीटा लैक्टमेस। ऐसे वाले बीटा लैक्टमेस को क्या बोलते हैं? इंड्यूसिबल, मतलब उसका प्रोडक्शन जो है वो इंड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीबायोटिक। ओके, एंड वी हैव ऑल्सो सीन वन सच एंटीबायोटिक विच इज इंड्यूसर ऑफ बीटा लैक्टमेज एंजाइम, उसका नाम है मिथिसिलिन। मिथिसिलिन इज द इंड्यूसर ऑफ बीटा लैक्टमेसेस, राइट? तो इंड्यूसिबल बीटा लैक्टमेस का प्रॉब्लम क्या है? एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में, मतलब पहले जो बैक्टीरिया मतलब बेसिकली रेजिस्टेंट नहीं है, जो बीटा लैक्टमेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, एंटीबायोटिक जब आप दे रहे हो तो उसके वजह से दे आर स्टार्टिंग प्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टमेस। तो ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया ना कि एंटीबायोटिक के यूज की वजह से बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, राइट? तो ये जो फोर्थ जनरेशन वाले सिफालोस्पोरिन से ये ऐसे इंड्यूसिबल बीटा लैक्टमेस के लिए भी रेजिस्टेंट है। मतलब ये इसकी वजह से क्या होता है? दिस इज द रीजन व्हाई द फोर्थ जनरेशन हैज अ वेरी हाई एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि ये फीचर मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का होता है, राइट? इंड्यूसिबल बीटा लैक्टमेसेस प्रोड्यूस करने वाला। तो ये वजह है कि दे हैव सच हाई एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? ओके, तो ये वाला एक लिख लेना आप मीनिंग, अगर आपने लिखा नहीं होगा तो। इंड्यूसिबल का मतलब क्या रहेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। बैक्टीरिया स्टार्ट bacteria that are not producing beta lactamase start production in presence of antibiotic. तो सीधा सीधा इसका मतलब क्या होता है? इंड्यूसिबल बीटा लैक्टमेज मतलब बीटा लैक्टमेज प्रोडक्शन
induced by antibiotic. तो ये वाला जो प्रॉब्लम था ये हमने देखा था मिथिसिलिन के साथ में. मिथिसिलिन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टफाइलोकोकस ऑरियस. तो स्टफाइलोकोकस ऑरियस क्या हो गया, मिथिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट हो गया बिकॉज इट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग बीटा लैक्टामेज. ठीक है, तो उसी की वजह से स्टफाइलोकोकस इज नॉट इनहिबिटेड बाय मेनी पेनिसिलिन्स, राइट. सिमिलरली सिफालोस्पोरिन्स में भी काफी सारे सिफालोस्पोरिन्स है फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में से जो कि स्टफाइलोकोकस को इनहिबिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ जनरेशन वाले जो है because they are resistant to beta lactamases. Third generation is also resistant to beta lactamase and fourth generation is also resistant to beta lactamases, जिसकी वजह से इन दो generations में से काफी सारे agents जो है वो स्टफाइलोकोकस को इनहिबिट कर सकते हैं, राइट. ये एक important फीचर हो गया फोर्थ जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स का, राइट. अभी फोर्थ जनरेशन वाले सिफालोस्पोरिन्स जो है उनकी एक और खास बात है जिसकी वजह से दे कैन स्पेसिफिकली इनहिबिट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है, वो खास बात ये है उनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, राइट. सो देर आर ओनली टू एजेंट्स इन फोर्थ जनरेशन, सिफिपीम एंड सिफपिरोम. ऐसे दो एजेंट्स है, बोथ आर गिवन बाय द पैरेंटरल रूट, राइट. तो ये जो दो एजेंट्स है ये दोनों के दोनों इनके फीचर्स लगभग सेम है. दे आर बोथ हाईली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके, रीजन ये है अगर आप दोनों का भी स्ट्रक्चर देखते हो तो दोनों के स्ट्रक्चर्स में आपको एक कॉमन चीज दिखेगी. कैन यू सी व्हाट इज कॉमन? सो द स्ट्रक्चर्स आर वेरी सिमिलर. यू कैन सी दैट जो एक रेड कलर में जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग वहां पे बनाई हुई है, ठीक है, वो रिंग खास बात नहीं है. खास बात ये है दैट बोथ ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड नाइट्रोजन. ठीक है, जैसे अभी ये जो है अच्छा मुझे बताओ ये रिंग का नाम क्या रहेगा? This ring is called as pyrrolidine ring. It is pyrrolidine ring. ठीक है, अब पायरोलिडिन रिंग का जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे पायरोलिडिनियम बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, राइट. तो इसमें क्या प्रेजेंट है? पायरोलिडिनियम वाली रिंग प्रेजेंट है. ईएम लगाया मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज वाला प्रेजेंट है उसमें. ठीक है, सो दिस इज द पायरोलिडिनियम रिंग. ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली एक फ्यूज्ड वाला सिस्टम है. उसमें से आप सिर्फ मुझे ये वाला रिंग कौन सा है ये बताइए. नाइट्रोजन वाला जो रिंग है उसका नाम बताइए. सिंगल नाइट्रोजन वाला पायरिडीन रिंग. ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? पायरिडिनियम, राइट. सो दिस इज द पायरिडिनियम रिंग प्रेजेंट, राइट. तो बेसिकली क्या है कि ये जो दोनों में भी जो ये कौन से पोजीशन का सब्स्टिट्यूशन है? थर्ड पोजीशन वाला. ठीक है, थर्ड पोजीशन वाला सब्स्टिट्यूशन है. उसमें एक यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड नाइट्रोजन वाला रिंग प्रेजेंट है, इसमें भी पॉजिटिवली चार्ज्ड नाइट्रोजन वाला रिंग प्रेजेंट है. ओके, एट द सेम टाइम क्या होता है कि ये जो COOH वाला ग्रुप है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अगर सॉल्यूशन फॉर्म में जाता है तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम चार्ज्ड एंड द COOH विल गेट कन्वर्टेड इनटू COO माइनस. सिमिलरली ये वाला COOH जो है वो भी COO माइनस में कन्वर्ट होगा, राइट. तो यू कैन सी कि इस स्ट्रक्चर में दो जगह पे चार्जेस बन रहे हैं. एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, एक जगह पे निगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो एक ही स्ट्रक्चर में दो अलग अलग चार्जेस एक साथ जब प्रेजेंट रहते हैं, पॉजिटिव निगेटिव,
दोनों भी प्रेजेंट है लेकिन दो अलग अलग लोकेशंस पे प्रेजेंट है, ठीक है। सच टाइप ऑफ आयन, अब ये आयन ही है ना, राइट। सिर्फ इसको आप ना केटायन बोल सकते हो ना एनायन बोल सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों भी टाइप के चार्जेस प्रेजेंट है। तो ऐसे वाले आयन को बोलते हैं डाइपोलर आयन और ज्विटर आयन, राइट। सो ये जो दोनों भी ड्रग्स है, बोथ ऑफ दिस ड्रग्स एग्जिस्ट एज ज्विटर आयंस, राइट। इनके स्ट्रक्चरल फीचर्स की वजह से ये ज्विटर आयन यानी कि डाइपोलर आयन की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं, ओके। अभी ये जो स्ट्रक्चरल फीचर है, हाउ इट इज रिलेवेंट टू अस, हाउ इट इज रिलेवेंट टू देयर एक्टिविटी, ये वाली चीज अभी हमें समझनी है, ओके। तो हमने ये देखा था कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर पोरीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू एंटीबायोटिक्स एंटर कर सकते हैं इनटू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी नॉर्मली क्या होता है, सपोज हम यहाँ पे एक बैक्टीरिया ड्रॉ करेंगे, लेट अस से दैट दिस इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और इसके ऊपर पोरीन वाला चैनल प्रेजेंट है। नॉर्मली पोरीन चैनल्स का काम ही होता है, दिस इज द पोरीन चैनल and it is a gram negative bacteria. नॉर्मली ये जो पोरिन चैनल्स होते हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कोई भी चीज को एंटर नहीं करने देते। द पोरिन चैनल्स आर वेरी सिलेक्टिव, वो सिर्फ अपने काम की चीजों को एंटर करने देता है, एंड एंटीबायोटिक्स को जनरली पोरिन चैनल्स एंटर करने नहीं देते, ओके। इसके पीछे का रीजन ये है कि पोरिन चैनल्स जो होते हैं दे आर जनरली हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक मतलब वो सिर्फ हाइड्रोफिलिक मॉइटीज को ही पास होने देंगे, जो रिलेटिवली हाइड्रोफोबिक मॉइटीज है उनको वो कोरिन चैनल्स जो है वो पास नहीं होने देते, ओके। ज्विटर आयनिक वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये अभी दोनों भी ड्रग्स का स्ट्रक्चर कैसा है, दे एग्जिस्ट एज ज्विटर आयंस। ज्विटर आयंस आर रिलेटिवली हाइड्रोफिलिक, ओके, जिसकी वजह से ये जो हमारे फोर्थ जनरेशन वाले सिफालोस्पोरिन्स है वो इजीली पोरिन चैनल्स में से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर सकते हैं, ओके। नॉर्मली फोर्थ जनरेशन वाले छोड़ के बाकी के सिफालोस्पोरिन्स अगर आप देखते हो तो उनमें ये वाला फीचर नहीं दिखेगा आपको, ज्विटर आयन वाला, ठीक है। ये मेनली किस में प्रेजेंट है, फोर्थ जनरेशन वाले सिफालोस्पोरिन्स में प्रेजेंट है। इसके वजह से ही फोर्थ जनरेशन वाले सिफालोस्पोरिन्स कैन क्रॉस द पोरिन चैनल्स। तो ज्विटर आयन कैसे रहते हैं, दे आर रिलेटिवली हाइड्रोफिलिक, ओके। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो फिर एंटर कर पाएंगे, और एंटर कर पाएंगे मतलब फिर उनके ऊपर उसकी एक्टिविटी भी हो सकती है, ओके। इसीलिए स्पेसिफिकली फोर्थ जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स आर मेनली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके। इसके अलावा देर इज वन मोर ड्रग विच ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन, एक और है जो कि फोर्थ जनरेशन में से नहीं है, इट इज फ्रॉम द थर्ड जनरेशन। आई जस्ट टेल यू द नेम, यस, थर्ड जनरेशन में से ये जो है ना सेफ्टाजिडिम, इट ऑल्सो एग्जिस्ट एज विटर आयन, ठीक है। तो ये भी इसी वजह से ये जो सेफ्टाजिडिम है दिस इज ऑल्सो हाईली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड इट कैन ऑल्सो इनहिबिट सुडोमोनास, राइट। जस्ट एक बार मैं सिर्फ ये कंफर्म कर लेती हूँ।
यस, सेफ्टाजिडिम और कौन से ज्विटर आयन वाले, ये आपके फोर्थ जनरेशन वाले दोनों भी, सीफीपीम एंड सेफपेरोम। तो ये बोथ ऑफ देम exist as ज्विटर आयन, और इसीलिए ये जो सेफ्टाजिडिम है इट इज ऑल्सो, हमने देखा था ना कि थर्ड जनरेशन में से सारे के सारे नहीं, लेकिन इसमें से कुछ एजेंट्स सुडोमोनास को इनहिबिट कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एजेंट विच कैन इनहिबिट सुडोमोनास बिकॉज ऑफ दिस फीचर, राइट। तो मतलब ज्विटर आयन वाले सिर्फ ये दोनों नहीं है, ये वाला भी ड्रग है। ओके फाइन, चलो। सो कहाँ पे थे हम, फोर्थ जनरेशन पे। तो अभी आपको उसका मोड ऑफ एक्टिविटी समझ में आया, राइट। सो दे एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, ओके, दैट इज व्हाई दे कैन पेनिट्रेट द outer membrane of the gram negative bacteria through the porion channels, right। अभी फोर्थ जनरेशन वाले जो दोनों भी ड्रग्स के, इसके स्ट्रक्चर्स आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हुए हैं, राइट। अभी इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये दोनों भी दो ही ड्रग्स है, तो दोनों के क्या यूजेस है वो हम समराइज कर लेंगे, राइट। सो अब मुझे बताइए कि सीफीपीम एंड सीफपिरोम जो हम डिस्कशन करने वाले दोनों के लिए भी अप्लीकेबल है, ये मेनली कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होंगे, कैन यू टेल मी द नेम्स। हाँ, ग्राम नेगेटिव, लेकिन उसमें से भी स्पेसिफिकली सुडोमोनास ओरोजिनोसा, और एक कौन सा वाला इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। तो ये जो है दे आर एक्टिव अगेंस्ट बोथ Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus. इसके पहला वाला जो था थर्ड जनरेशन वाला, दे वर नॉट कंप्लीटली एक्टिव अगेंस्ट और Pseudomonas एंड Staphylococcus। फोर्थ जनरेशन के दोनों भी एजेंट्स इन दोनों के अगेंस्ट भी एक्टिव होते हैं, राइट। अभी इनका फोर्थ जनरेशन वाले सिफालोस्पोरिन्स हम कौन से केस में देंगे, ठीक है। तो नॉर्मली तो फोर्थ जनरेशन वाले सिफालोस्पोरिन्स हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, इनको हम तभी यूज करेंगे जब स्पेसिफिकली ऐसे वाले इन्फेक्शंस होंगे तब, राइट। जैसे नॉर्मली दूसरा कोई ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि इसके प्रीवियस जनरेशन की सिफालोस्पोरिन से भी इनहिबिट हो सकता है, तो उसके लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। इनका जो यूज है वो स्पेसिफिक कंडीशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है, जैसे कि अगर बहुत सीरियस वाले इन्फेक्शंस हुए हैं, ओके, ऐसे इन्फेक्शंस जो कि बाकी के सिफालोस्पोरिन से कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कोई एकदम रेजिस्टेंट वाले हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हुए हैं, तो उनके लिए हम फोर्थ जनरेशन को यूज करते हैं, राइट। तो इसका मेन इंडिकेशन क्या है, फॉर serious infections and resistant hospital acquired infections। राइट, अभी इसके एग्जांपल्स क्या क्या है वो हम देखेंगे। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सीरियस इन्फेक्शंस एंड resistant hospital acquired infections? So there is one hospital acquired pneumonia। अब आप बोलोगे कि नॉर्मली न्यूमोनिया जो होता है और हॉस्पिटल अक्वायर्ड न्यूमोनिया जो होता है उसमें फर्क क्या है। तो फर्क ये होता है कि हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो है दे आर मोस्ट प्रोबेबली कॉज्ड बाय मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज हॉस्पिटल में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो दे हैव ऑलरेडी बीन प्रेजेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन प्रेजेंस ऑफ मेनी एंटीबायोटिक्स, ओके। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपको हॉस्पिटल से इन्फेक्शन अक्वायर होता है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो काफी सारे ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट होगा,
और इसीलिए हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शंस को ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट? तो वन सच सीरियस इन्फेक्शन इज हॉस्पिटल अक्वायर्ड न्यूमोनिया, राइट? देन देयर इज फेब्राइल न्यूट्रोपेनिया. न्यूट्रोपेनिया मतलब, पीनिया मतलब लेवल कम होना ब्लड में, न्यूट्रोपेनिया मतलब डिक्रीज इन द लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन ब्लड. देन बैक्टीरियमिया. बैक्टीरियमिया मतलब क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड. ईमिया मतलब इन ब्लड, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड मतलब क्या है कि जो इन्फेक्शन है वो आपके अगर ब्लड में स्प्रेड हो, मतलब बेसिकली इट विल स्प्रेड इनटू योर होल सिस्टम, पूरे आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो स्प्रेड हो जाएगा. और बैक्टीरिया अगर ब्लड फ्लो में आ जाते हैं तो बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन्स होते हैं, ओके, वो अगर रिलीज होते हैं हमारे ब्लड में तो वो टॉक्सिन्स की वजह से द पेशेंट कैन अंडरगो शॉक लाइक कंडीशन. ओके, मतलब बैक्टीरिया में बहुत जल्दी कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो पूरे के पूरे हमारे सिस्टम में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा, राइट? देन सेप्टिसीमिया. सेप्टिसीमिया मतलब भी क्या होगा? सेप्सिस. सेप्सिस मतलब क्या होता है? इट इज रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन ओनली. जब भी कोई हमें इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी फाइट करती है, ठीक है? तो सेप्सिस इज रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन, राइट? एंड सेप्टिसीमिया मतलब इट विल बी स्प्रेड थ्रू आउट द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. ईमिया मतलब ब्लड में, राइट? तो ये जो दोनों भी कंडीशन है, सेप्टिसीमिया, बैक्टीरियमिया, ये सीरियस कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से दे प्रूव टू बी फेटल अगर इमीडिएटली उनको आपने ट्रीट नहीं किया तो. सेप्टिसीमिया कैन कॉज सेप्टिक शॉक. तो ये ऐसे कुछ एकदम सीरियस वाले इन्फेक्शन है, उनके लिए ये दोनों भी ड्रग्स फोर्थ जनरेशन वाले आप यूज कर सकते हो. मतलब ऐसे छोटे छोटे इन्फेक्शन के लिए हम इनको यूज नहीं करेंगे. गॉट इट? फोर्थ जनरेशन का क्लियर हो गया, राइट? तो अभी मुझे एक बार क्विकली समराइज करके बताइए. फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन जो है इट इज एक्टिव अगेंस्ट, yes, this is mainly active against gram positive bacteria. Very good. And it is used for सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस. सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस मतलब टू प्रिवेंट सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस. ओके, हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन अलग है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन अलग है, ठीक है? देन सेकेंड जनरेशन, not highly, yes, more active against gram negative bacteria, less active against gram positive bacteria. and use क्या है उनका? So some of the agents in the second generation, they are active against staphylococcus, but none of the agents in second generation active against pseudomonas, right? Then third generation, they are highly active against gram negative, okay? But some of, not all, but some of these agents can be used for, they can inhibit pseudomonas, ठीक है? फिर उसके बाद में फोर्थ जनरेशन इज ऑल्सो हाईली एक्टिव against gram negative, can be used for treatment of both pseudomonas as well as staphylococcus. ठीक है, तो ये हो गई हमारी ब्रीफ समरी. अब क्वेश्चन ये है कि इनको अभी याद कैसे रखना है, राइट? तो सबसे पहले आप क्या करो, आप देखो फर्स्ट जनरेशन में कितने ड्रग्स है, ओनली 3 आर देयर, तो 3 को आप लर्न कर सकते हो, राइट? सो यू हैव टू मेमोराइज द फर्स्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन.
राइट, जिसमें कौन कौन है, सिफाजोलिन, सिफालेक्सिन एंड सिफाड्रॉक्सिन। अगर आप थोड़ी कोशिश करोगे तो वो लर्न हो जाएंगे, राइट। देन सेकेंड जनरेशन में भी देर आर ओनली 3 if we focus on the drugs that are present in India. There is cefuroxime, cefaclor and cefprozil, right? And fourth generation में भी only 2 are present, cefepime and cefpirone, right? cefepime and cefpirone, right? तो आप फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ जनरेशन के जो सिफेलोस्पोरिन से उनको मेमोराइज करो। उसके अलावा कोई भी अगर आता है तो दैट इज प्रेजेंट इन द थर्ड जनरेशन, ठीक है। बाद में आपको जितनी बार आप रिवाइज करोगे आपको ग्रेजुअली थर्ड जनरेशन वाले सिफेलोस्पोरिन्स के नाम भी धीरे धीरे याद हो जाएंगे, नाम देख के आपको समझ में आ जाएगा। बट फॉर द स्टार्टर गो विद दिस टेक्निक, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, क्योंकि 3 और 2 मतलब कितने हो गए, 8 नाम तो हम आराम से मेमोराइज कर सकते हैं, राइट। इसको मेमोराइज करने के लिए मैं इसलिए कोई ट्रिक नहीं बताऊंगी बिकॉज दे आर सो सिमिलर, ऑल द नेम्स आर सो सिमिलर। उनके स्ट्रक्चर और नाम में भी ऐसा कोई खास कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए इनके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे हमें मगअप करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेमोराइज करने की। तो आप फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाले पहले लर्न करो, उसके अलावा कोई भी नाम आता है तो ये पता रहेगा कि वो थर्ड जनरेशन वाला है, राइट। ओके, फिर अभी हमने क्या किया, सारे जो मतलब ऑल द 4 जनरेशन और इन सारे जनरेशन में से जो उनके प्रोटोटाइप वाले ड्रग्स है, मेन मेन इंपॉर्टेंट वाले जो ड्रग्स है, उनके फीचर्स हमने अभी डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद में हमें ये डिस्कस करना है कि सिफेलोस्पोरिन्स का जो क्लास है उसके मेन एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे हमने पेनिसिलिन्स के एडवर्स इफेक्ट्स पढ़े थे, डू यू रिमेम्बर? वेरी गुड जगदीश, राइट। सो फर्स्ट वन J stands for Jarisch Hux Hammer reaction. Okay, then Arthur's reaction. D for direct CNS toxicity, I for inflammation at IM injection site, then S for superinfection and H for hypersensitivity reactions. Very good, very good. So you remember that. तो वैसे ही हमें अभी क्या करना है, सिफेलोस्पोरिन्स के ADRs हम पढ़ेंगे। Okay, so before the adverse effects, let's just have a review of the pharmacokinetic features of cephalosporin. Yes, so cephalosporins जो होते हैं they do not undergo metabolism. मेटाबॉलिज्म अंडरगो ना होना मतलब क्या कि उनके साथ में जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन, उसके बाद में और क्या क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन, राइट। देयर आर सर्टन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होते हैं जैसे कि ग्लूकुरोनिडेशन, उसके बाद में ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ऐसे काफी सारे रिएक्शंस होते हैं। तो मेटाबोलाइज ना होना मतलब एज इट इज वो एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेजॉरिटी सिफेलोस्पोरिन्स जो है उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, एज इट इज वो एक्सक्रीट हो जाते हैं और बिल्कुल पेनिसिलिन्स की तरह उनका एकदम रैपिड एक्सक्रीशन हो जाता है किडनी में से, जिसकी वजह से उनका टी हाफ कैसा रहेगा, टी हाफ विल बी वेरी वेरी शॉर्ट, ठीक है। दे विल हैव वेरी शॉर्ट टी हाफ। अब मुझे बताइए पेनिसिलिन्स का टी हाफ का क्या मतलब, कितना था टी हाफ? पेनिसिलिन जी का 30 मिनट और बाकी के पेनिसिलिन्स का 1 आवर, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर हम ऑन एन एवरेज पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना है कि फिर सिफेलोस्पोरिन्स का टी हाफ और पेनिसिलिन्स का टी हाफ में कितना फर्क हमें दिखाई देता है, राइट। और अगेन जैसे पेनिसिलिन्स के फीचर से सेम वैसे ही है, हमने देखा था कि प्रोबेनिसिड ये जो ड्रग है ये पेनिसिलिन्स का जो ट्यूब्यूलर सिक्रेशन होता है उसे इनहिबिट करता है, वैसे ही सिफेलोस्पोरिन्स का भी इनहिबिट करता है। प्रोबेनिसिड इनहिबिट्स द ट्यूब्यूलर सिक्रेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन, जिसकी वजह से क्या होगा, सिफेलोस्पोरिन्स के हाफ लाइफ पे क्या असर होगा, मतलब उनका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन्स, राइट। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा और जो हाफ लाइफ है वो भी बढ़ेगा, मतलब एलिमिनेशन जो है वो स्लोली होगा, ओके।
तो अभी हम देखते हैं कि सिफेलोस्पोरिन्स के जो हाफ लाइफ है, टी हाफ, उनका क्या रेंज होता है। ओके, सो हियर हम अभी टैबुलर फॉर्म में देखेंगे सभी के सभी सिफेलोस्पोरिन्स का। तो अभी मुझे बताइए ओवरऑल अगर आप सारे जनरेशन का देखो, अप्रोक्सीमेटली कितना आपको रेंज दिख रहा है टी हाफ का? ऑन एन एवरेज अगर देखोगे तो 2 आवर्स के आसपास में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, कैन यू सी कोई ऐसा सिफेलोस्पोरिन जिसका थोड़ा सा डिफरेंट है टी हाफ का वैल्यू? यस, सो देर इज वन सिफेलोस्पोरिन जिसका थोड़ा सा टी हाफ का वैल्यू कैसा है, काफी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स का। सो दिस इज द सिफेलोस्पोरिन। बाकी के सब सिफेलोस्पोरिन का मोर और लेस 1 आवर और 2 आवर के बीच में रहेगा। ये अकेला है जिसका टी हाफ काफी ज्यादा है, मतलब इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी विल बी वेरी लॉन्ग। कौन सा वाला है? सेफ ट्रायक्सोन। ओके, थर्ड जनरेशन में से सेफ ट्रायक्सोन विच इज अ पर्टिकुलरली लॉन्ग एक्टिंग सिफेलोस्पोरिन। तो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिफेलोस्पोरिन इज लॉन्ग एक्टिंग सिफेलोस्पोरिन? ओके, एक ही है ऐसा। अगर इसके कंपैरिजन थोड़ा सा अगर दूसरा देखेंगे तो इसके आसपास भी किसी का नहीं है। एक है सिफिक्जिम जिसका 3 आवर्स का है, लेकिन वो भी मतलब बाकी के अगर 2 आवर है तो सिफिक्जिम का 3 आवर है, लेकिन इसका काफी ज्यादा है, राइट? तो ये फिर हमें एक सिंगल नाम हम इसका आराम से याद रख सकते हैं, सेफ ट्रायक्सोन। 8 आवर्स का इसका टी हाफ है, सो इट्स अ लॉन्ग एक्टिंग सिफेलोस्पोरिन। ओके, नो इट्स नॉट ज्यूटरायन। ज्यूटरायन इज सेफ्टाजिडिम, सेफीपीमेंट, सिफिरोम। ओके, फाइन। तो ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स, और अभी हम इनके डिस्कस करेंगे द एडीआरस। ठीक है, तो इनको एडीआरस को याद रखने के लिए अगेन वी कैन यूज वन, यस, हम बंधन याद रख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, बंधन विदाउट द एज। सो some of the adverse effects of cephalosporins they are similar to penicillin। कुछ कुछ ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स है जो थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, तो इनका अभी हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। सी, बी स्टैंड्स फॉर ब्लीडिंग, मतलब देर आर सम cephalosporins which cause bleeding after administration। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे किसकी किसकी वजह से होता है, राइट? देन एन स्टैंड्स फॉर नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मतलब क्या होगा? किडनी डैमेज। डी स्टैंड्स फॉर टू थिंग्स, डायरिया एंड डाइसल्फिराम लाइक इंटरैक्शन विद अल्कोहल। ओके, एच स्टैंड्स फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, जैसे पेनिसिलिन्स के होते हैं वैसे ही। एंड अगेन देर इज अनदर एन विच स्टैंड्स फॉर न्यूट्रोपेनिया, राइट? तो ऐसे कितने हैं? मेनली 5 और 6 एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो हमें अभी इसके बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला कौन सा है? बी फॉर ब्लीडिंग। ओके, तो ब्लीडिंग वाला जो प्रॉब्लम होता है, इट मेनली ब्लीडिंग वाला जो साइड इफेक्ट है, सॉरी एडवर्स इफेक्ट है, ये सारे के सारे सिफेलोस्पोरिन्स की वजह से नहीं होता है। देर आर सम सिफेलोस्पोरिन्स जिसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर है जिनकी वजह से ही ब्लीडिंग वाला प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चरल फीचर कौन सा है? इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट एज एनएमटीटी। एनएमटीटी स्टैंड्स फॉर एन मिथिल टेट्रा थायोटेट्राजोल। मतलब जो एनएम आप शॉर्ट में याद रखने के लिए रख सकते हो, एनएमटीटी वाले जो सिफेलोस्पोरिन्स है, मतलब एन मिथाइल थायोटेट्राजोल। ओके, ये वाला जो सब्सटीट्यूशन है, थर्ड पोजीशन पे जो जो सिफेलोस्पोरिन्स में ये सब्सटीट्यूशन प्रेजेंट है, उनके वजह से ये ब्लीडिंग वाला एडवर्स इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ठीक है, अब ये मिथिल थायोटेट्राजोल मतलब कौन सा वाला स्ट्रक्चरल फीचर होगा? लेट मी सी इफ देर वॉज, यहाँ पे हमने उसको ड्रॉ किया है क्या? मुझे बस चेक करने दो, अगर होगा तो यहीं पे दिखा देती हूँ मैं आपको। नो, यहाँ पे नहीं है, तो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर फॉर यू।
यस, ऐसा वाला। बाकी का अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया है। यहाँ पे आपका COOH रहेगा और यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड O, और बाकी जो कुछ भी अटैचमेंट यहाँ पे रहेगा वो, राइट। तो इसमें देखो कौन सा वाला बोला है, मिथिल थायो टेट्राजोल, राइट। यहाँ पे मिथिल स्टैंड्स फॉर एक्चुअली एन मिथिल। ये देखो, ये जो नाइट्रोजन पे मिथिल लगा हुआ है उसको हम बोल रहे हैं एन मिथिल। थायो टेट्राजोल मतलब ये आपकी टेट्राजोल रिंग है जिसको थायो वाला ग्रुप लगा हुआ है, राइट। टेट्राजोल रिंग क्यों बोला है, क्योंकि इसमें 4 नाइट्रोजन है एंड इट इज अ टोटल 5 मेंबर्ड वाला रिंग है, इसीलिए टेट्राजोल। तो ये मतलब बेसिकली जो स्ट्रक्चरल फीचर मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी वो कौन सा वाला है, इतना पार्ट, दिस मच पार्ट इज कॉल्ड एज एन मिथिल थायो टेट्राजोल। ऐसा वाला स्ट्रक्चरल फीचर या फिर थोड़ा सा इसके जैसा वाला स्ट्रक्चरल फीचर जो जो सेफालोस्पोरिन्स में प्रेजेंट है, ओके। और ये कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट ऑन 1 2 3rd वाले पोजीशन के ऊपर का ये सब्स्टिट्यूशन है। वही वाले सेफालोस्पोरिन्स ये वाला साइड इफेक्ट कॉज करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है सीफोपिरोजोल। सीफोपिराजोन, सीफोपिराजोन में ये NMTT वाला स्ट्रक्चरल फीचर प्रेजेंट है एंड देयर इज सेफ ट्रायक्सोन, जिसमें NMTT नहीं लेकिन इसके जैसा ही सिमिलर वाला सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट, ठीक है। तो अभी ब्लीडिंग, ये वाले सेफालोस्पोरिन्स ब्लीडिंग क्यों कॉज करते हैं, तो ये वाले सेफालोस्पोरिन्स की वजह से क्या होता है, सी ब्लीडिंग इज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम विद द कोएगुलेशन, ओके। मतलब अगर कोएगुलेशन वाला जो प्रोसेस है उसमें अगर कहीं पे कुछ इंटरप्शन या फिर इंटरफेरेंस होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होगा, राइट। तो कोएगुलेशन के लिए देयर आर सम, जिसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड देयर आर विटामिन के एंड देयर आर सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ओके। तो ये जो सिफालोस्पोरिन्स है ये क्या करते हैं, दे डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन योर ब्लड, दे लीड टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ व्हाट, प्रोथ्रोम्बिन। तो उसको हम बोलते हैं हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, मीनिंग डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। इसके वजह से होता है ब्लीडिंग, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोथ्रोम्बिन in blood, right. So this is the result of the, this is the reason behind the bleeding problem. तो ये सभी के साथ नहीं होगा, it will only occur with these two drugs, right. फिर उसके बाद में which was the next one, N, N मतलब क्या है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी सभी में नहीं होता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी बहुत मतलब सीवियर भी नहीं होता है, सिर्फ लो ग्रेड नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, वो भी स्पेसिफिकली ऐसे पेशेंट्स में अगर जिनको मतलब जिनको ऑलरेडी रीनल डैमेज हुआ है, मतलब जिनको ऑलरेडी सम देयर इज सम डिग्री ऑफ, जिसको क्या बोलते हैं कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑलरेडी हुई है, या फिर ऐसे पेशेंट्स जो कि प्रोन है रीनल टॉक्सिसिटी होने के लिए, उनमें थोड़ा सा लो ग्रेड नेफ्रोटॉक्सिसिटी वाला इफेक्ट आपको दिखेगा, राइट। देन व्हाट इज नेक्स्ट, डी, डायरिया। डायरिया का पीछे का रीजन भी बहुत सिंपल है, डायरिया किस वजह से होता है, अल्टरेशन ऑफ द गट फ्लोरा, एंटीबायोटिक्स कॉज डायरिया बिकॉज दे ऑल्टर द गट फ्लोरा, उसकी वजह से डायरिया वाला प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो डायरिया वाला जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा होता है, ज्यादा कॉमन है ऑब्वियसली विद द ओरली एडमिनिस्ट्रेड कंपाउंड, क्योंकि ओरली एडमिनिस्ट्रेड आपके एक्चुअली जीआईटी में से पास होंगे, तो उसकी वजह से मतलब उनका प्राइमरी कांटेक्ट आएगा गट फ्लोरा के साथ में। जिनको आप पैरेंटरली एडमिनिस्टर करते हो उसका भी हो सकता है, लेकिन ओरली एडमिनिस्ट्रेड वाले सिफालोस्पोरिन्स के साथ में डायरिया वाला इफेक्ट आपको ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें भी देयर आर सर्टन
ओरली एडमिनिस्ट्रेड कंपाउंड्स जिनका थोड़ा सा ये प्रोमिनेंट वाला इफेक्ट होता है, जैसे कि एग्जांपल्स में है सिफालेक्सिन एंड सेफिक्सिम। सिफालेक्सिन एंड सेफिक्सिम। एंड देयर इज वन पैरेंटेरल कंपाउंड जो ब्लीडिंग कॉज करता है, उसका भी ये सेम इफेक्ट है। कौन सा? सीफोपिरोजोन। इसका डायरिया वाला भी इफेक्ट है, सीफोपिराजोन। ये ऑल दो पैरेंटरली एडमिनिस्टर करते हैं, स्टिल इट कैन कॉज डायरिया। ओके, देन नेक्स्ट वाला एडवर्स इफेक्ट कौन सा है? डाइसल्फिराम लाइक इंटरेक्शन विद अल्कोहल। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले तो मुझे एक बात बताओ, हैव यू हर्ड व्हाट इज, मतलब आपने डाइसल्फिराम का नाम कभी सुना है क्या? व्हाट इज इट? So basically it's a drug which is used to treat alcohol addiction. अल्कोहल, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने सुना हुआ है, राइट? तो बस अगर नहीं पता होगा तो एक रफ में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। डाइसल्फिराम इट इज यूज्ड टू ट्रीट अल्कोहल एडिक्शन। और वो किस तरह से अल्कोहल एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए हेल्प करता है? तो अगर जिसको एडिक्शन है उसको अगर आप ये ड्रग देते हो, तो आफ्टर द ड्रिंक अल्कोहल दे विल एक्सपीरियंस वेरी अनप्लेजेंट इफेक्ट। ठीक है, हैंगओवर टाइप का, लेकिन एकदम सीवियर हैंगओवर टाइप का उनको अनप्लेजेंट वाले इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि काफी हेडेक होना, फ्लशिंग होता है स्किन के ऊपर, वोमिटिंग भी हो सकता है, मतलब एक ओवरऑल एकदम अनप्लेजेंट वाला फीलिंग आता है। ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन क्या रहता है? डाइसल्फिराम inhibits one enzyme which is called as acetaldehyde dehydrogenase. ओके, तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप, मतलब अभी हम सिर्फ इसकी डाइसल्फिराम की बात कर रहे हैं, अल्कोहल आप जब कंज्यूम करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल our body metabolizes into acetaldehyde. ये जो acetaldehyde होता है, ये हमारी बॉडी इसको अक्यूमुलेट नहीं होने देती है, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड ही जो हैंगओवर वाले सिम्टम्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसीलिए जब हम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते, तो हम तो ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे लेकिन हमारी बॉडी उतने फास्ट उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकती है। तो फिर क्या अक्यूमुलेट होता है? एसिटाल्डिहाइड अक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से वो हैंगओवर वाले सिम्टम्स हमें फील होते हैं। तो नॉर्मली हमारी बॉडी क्या करती है? एसिटाल्डिहाइड का आगे मेटाबॉलिज्म कर देती है with the help of this enzyme acetaldehyde dehydrogenase. तो ये जो हमारा ड्रग है डाइसल्फिराम, ये काम क्या करता है? डाइसल्फिराम बेसिकली इनहिबिट्स एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। तो उसकी वजह से क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और जो एसिटाल्डिहाइड है इसका हमारे ब्लड में लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको क्या आएंगे? वो हैंगओवर वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो काफी सीवियरली फील होंगे। मतलब दिस इज द नॉर्मल मोड ऑफ एक्शन ऑफ डाइसल्फिराम, राइट? तो सिफालोस्पोरिन का अभी क्या हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो सिफालोस्पोरिन्स भी एग्जैक्टली वैसा ही इंटरेक्शन करते अल्कोहल के साथ में जैसा डाइसल्फिराम करता है। मतलब डाइसल्फिराम लेने के बाद में जो, मतलब डाइसल्फिराम अगर कोई पेशेंट ले रहा है और अगर वो अल्कोहल ड्रिंक करेगा तो उसको अनप्लेजेंट वाला फीलिंग आएगा। सेम वैसा ही किसके साथ होगा? सिफालोस्पोरिन के साथ में। अगर आप सिफालोस्पोरिन लेते हो और उसके साथ में अल्कोहल लेते हो तो यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम अनप्लेजेंट फीलिंग जैसे डाइसल्फिराम लेने के बाद में आती। गॉट इट? उसको हम बोल रहे हैं डाइसल्फिराम लाइक इंटरेक्शन विद अल्कोहल। इज दैट क्लियर? मतलब सीधा सीधा है, सिफालोस्पोरिन अगर आप ले रहे हो तो अल्कोहल का कंजम्पशन मत करो, नहीं तो क्या होगा? हैंगओवर नहीं होगा, अनप्लेजेंट वाले फीलिंग्स आएंगे, उसको मतलब हम हैंगओवर लाइक सिम्टम्स बोलते हैं। सिर्फ वो काफी एक्सेसिव में होते हैं, हैंगओवर में इतना एकदम एक्सट्रीम नहीं होता वो। आफ्टर टेकिंग डाइसल्फिराम द सिम्टम्स आर वेरी एक्सेसिव, राइट? क्लियर? ओके, तो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट वाला कौन सा है? डी हो गया,
H is for hypersensitivity reactions, right? So hypersensitivity reactions ये एंटीबायोटिक्स के केस में सबसे इंपॉर्टेंट वाले एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं. सिफालोस्पोरिन्स के साथ में भी ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला एडवर्स इफेक्ट है. ठीक है, सिर्फ पेनिसिलिन का जितना फ्रीक्वेंसी है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का उतना ज्यादा सिफालोस्पोरिन्स का नहीं है. मीन्स द इंसिडेंस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज मच लोअर एज कम्पेयर टू पेनिसिलिन. ठीक है, अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते ही है तो सबसे कॉमन वाले सिम्टम्स होते हैं रैशेस आना. मतलब मोस्ट कॉमन एलर्जिक वाला रिएक्शन में आप क्या देखेंगे, रैशेस देखेंगे. इसके अलावा थोड़े सीवियर वाले एलर्जिक रिस्पॉन्स भी आ सकता है, जैसे कि एनाफिलैक्सिस, एंजियोएडिमा. एंजियोएडिमा मतलब स्वेलिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, अस्थमा, अर्टिकैरिया. अर्टिकैरिया मतलब ऐसे रेडनेस होता है, इचिंग होता है. ठीक है, तो ये वाले जो है ये उतने कॉमन नहीं है लेकिन ये भी रिपोर्टेड है. राइट. एंड अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट वी शुड नोटिस दिस कि सिफेलोस्पोरिन्स का क्रॉस रिएक्टिविटी वाला भी प्रॉब्लम होता है. राइट. सो व्हाट इज क्रॉस रिएक्टिविटी? क्रॉस रिएक्टिविटी मतलब अगर आप एक एंटीबायोटिक के लिए अगर एलर्जिक हो तो उसी उसके जैसा मतलब उसके रिलेटेड क्लास वाले एंटीबायोटिक्स के साथ में भी आप एलर्जिक हो सकते हो. दैट इज क्रॉस सेंसिटिविटी और क्रॉस रिएक्टिविटी. राइट. तो सिफेलोस्पोरिन्स अब मुझे बताइए केमिकली ये किसके जैसे है? पेनिसिलिन जैसे. मतलब अगर कोई पर्सन पेनिसिलिन के लिए एलर्जिक है तो हो सकता है, कंपल्सरी नहीं, बट हो सकता है कि द पर्सन में ऑल्सो बी एलर्जिक टू सिफेलोस्पोरिन्स. ठीक है, तो इसका रेट क्या है? 100% नहीं है. मतलब हर एक पेशेंट जो पेनिसिलिन के लिए एलर्जिक है वो सिफेलोस्पोरिन के लिए भी एलर्जिक होगा ऐसा नहीं है. लेकिन जितने पेशेंट्स पेनिसिलिन के लिए एलर्जिक है उसमें से 10% पेशेंट्स आर एलर्जिक टू सिफेलोस्पोरिन्स. उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस रिएक्टिविटी. मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपको पता है कि कोई पेशेंट पेनिसिलिन के लिए भी एलर्जिक है तो आपको उसको डायरेक्टली सिफेलोस्पोरिन नहीं देना है. मोस्ट प्रेफरेबली अवॉइड करो ऑल टुगेदर सिफेलोस्पोरिन को. गो फॉर अनदर एंटीबायोटिक. और अगर देना ही है तो पहले आपको क्या करना है? एलर्जी टेस्ट करके उसके बाद ही देना है. गॉट इट? फाइन, डन. ओके, फिर व्हाट इज नेक्स्ट? अनदर एन. अनदर एन फॉर न्यूट्रोपेनिया. सो व्हाट इज न्यूट्रोपेनिया? अभी अभी हमने डिस्कस किया था. न्यूट्रोपेनिया मतलब डिक्रीज इन द न्यूट्रोफिल काउंट. This is also not very common. ओके, न्यूट्रोपेनिया वाला जो इफेक्ट है, सॉरी एडवर्स इफेक्ट है, इट इज क्वाइट रेयर. लेकिन इट हैज बीन रिपोर्टेड फॉर सेफ्टाजिडिम. मतलब रेयर है, ये कोई कॉमनली ऑब्जर्व वाला नहीं है. लेकिन किसके साथ में रिपोर्टेड है? ये सेफ्टाजिडिम के साथ में. ओके, सो ये हो गई हमारी सारे सिफेलोस्पोरिन्स की एडवर्स रिएक्शंस की समरी. हाँ, ये है ज्विटर आयन. यस. तो जितने भी है पेनिसिलिन सिफेलोस्पोरिन्स उनका टीहाफ कम ही है. सिर्फ एक ही है उसमें से. मतलब कौन सा था वो? सेफ्ट्रायक्सोन. ओनली सेफ्ट्रायक्सोन इज लॉन्गर एक्टिंग. भले ही उसका टीहाफ इतना कम है लेकिन फिर भी उनका ट्वाइस डेली डोसिंग से चल जाता है. मतलब टीहाफ आपको क्या बताता है कि वो कितने टाइम में एलिमिनेट हो रहा है. ओके, तो भले ही वो ये जो ड्रग्स है इनका मतलब क्या है कि 50% जो है वो 2 घंटों में एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन उसका जो इफेक्ट रहता है वो 7-8 घंटों के लिए रहती है एंटीबायोटिक एक्टिविटी. ओके, तो आप दिन में अगर 2 डोजेस भी देते हो तभी भी सफिशिएंट.
राइट। जिनका बहुत ही कम है, हो सकता है कि आपको 3 टाइम्स इन अ डे देना पड़े, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट, मतलब सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन क्या है, कौन से टाइप का इन्फेक्शन है, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। ओके, तो लेट्स समराइज द एडवर्स इफेक्ट्स वंस अगेन। ओके, सो बंधन विदाउट ऑल द एज, right? So one by one we will revise. B, bleeding. Then next word is N, नेफ्रोटो, आप ये एक साथ भी याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। देन डी, दो दो है, डायरिया एंड डाइसल्फिराम लाइक इंटरैक्शन विद अल्कोहल। देन नेक्स्ट वन इज डी के बाद में एच, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। देन अगेन ए को स्किप करके एन, विच इज फॉर न्यूट्रोपेनिया। डन। तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सिफालोस्पोरिन्स। ओके, और यहाँ पे हमारा सिफालोस्पोरिन्स का डिस्कशन भी खत्म होता है, राइट।